नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और जीए वर्स के सीरीज में हमने लास्ट जो अपना लेक्चर किया था वो था स्वदेशी मूवमेंट। होप आपने उस लेक्चर को देख लिया होगा, क्योंकि अभी हम बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो कि 1900 से लेकर के 1947 के बीच में हुए थे, हम उसको देखने वाले हैं। जिसके क्रम में सबसे पहले हमने जो हमारा 1905 में हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, उसको अच्छे से कवर कर लिया था, है ना। स्वदेशी मूवमेंट को हमने अच्छे से कवर कर लिया था। और आज स्वदेशी मूवमेंट के बाद पहला पैन इंडियन, है ना, 1905 में हमारा जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था वो तो हमने कवर कर ही लिया था। आज हम अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पहले ये वाला वीडियो आप देख लीजिए, ताकि आपको एक कंटेक्स्ट मिल जाए कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है। अब स्वदेशी मूवमेंट के बाद जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं वो है आपका खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है। खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मूवमेंट भी आप कह सकते हैं, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हुआ, आपको पता होगा कि हम अगर वर्ल्ड वार के बारे में बात करें तो वर्ल्ड वार जो है वो 1914 में आपका वर्ल्ड वार जो है वो शुरू हो चुका था, है ना। और 1914 में जो वर्ल्ड वार आपका शुरू हुआ था वो कब तक चलता है, 1918 तक चलता है। तो 14 से लेकर के 1918 तक चलता है। और ये जो वर्ल्ड वार हो रहा है आपका, यहाँ पे बेसिकली दो पार्टियां हैं। तो आपकी एलाइड पार्टीज हैं, दूसरी आपकी सेंट्रल पार्टीज हैं। ठीक है। एलाइड पार्टीज में आपका यूके है, यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है, ठीक है, उसके बाद यूएसए है, या भी है। ठीक है। ये सारे देश आपके इधर हैं, तो ये एलाइड ग्रुप में है। वहीं अगर हम बात करें आपके क्या बोलते हैं सेंट्रल पावर में, तो जो मेजर पावर्स थे वो आपका जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, और ऑटोमन एम्पायर था। तो हम ऑटोमन टर्क्स भी कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जाहिर सी बात है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जो विजेता है आपका वो आपके अलाइड पावर्स हैं। और उसके बाद ये जो विजेता लोग हैं बहुत ही हार्श ट्रीटीज करते हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जर्मनी के साथ हुआ, ट्रीटी ऑफ सिवर्स जो है वो ऑटोमन टर्क के साथ हुआ। बट इसको इंडियन कंटेक्स्ट में थोड़ा सा समझते हैं। ये जो वर्ल्ड वार चल रहा था इसमें लगभग लगभग 15 लाख से ज़्यादा भारतीय सैनिक जो है वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए जाते हैं। इनका खर्चा भी जो है भारत से टैक्स वसूल करके लिया जाता है, रॉ मटेरियल्स की सप्लाई होती है, और कहीं ना कहीं भारतीय एक मोरल सपोर्ट भी ब्रिटिशर्स को दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि एक बार हम अगर ये आज़ाद जीत जाएंगे, मतलब ये जो है बेसिकली आप जीत जाएंगे, हमको हेल्प करेंगे वर्ल्ड वार में, तो हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पे ना हम बार बार एक शब्द का प्रयोग करेंगे, दैट इज स्वराज। ठीक है। ठीक है, स्वराज का शब्द का प्रयोग करेंगे। और स्वराज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है पूर्ण स्वराज को लेकर। ठीक है। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार जब हम बात कर रहे हैं स्वराज को लेकर के, तो स्वराज तो 1905 से ही शुरू हो गया था, स्वदेशी मूवमेंट से। बट ये जो स्वराज है इसका मतलब होता है डोमिनियन स्टेटस। जैसे कि कनाडा है ना, जैसे कि कनाडा और आपका ऑस्ट्रेलिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इंटरनली गवर्न करने के लिए हम छूट दे देंगे, बट जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन होगा वो अभी भी ब्रिटिश क्राउन के अंदर होगा। तो अभी तक हम बात सर्च करेंगे इस मोमेंट में, तो हम बात करेंगे साथियों स्वराज की, तो हम स्वराज की बात करेंगे, पूर्ण स्वराज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पूर्ण स्वराज जो है 1939 के बाद जो है वो पिक्चर में आएगा, जब हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। वर्ल्ड वार आपका चल रहा था 14 से लेकर 18 के बीच में, दो शक्तियों के बीच में, लाइट और सेंट्रल। लाइट पावर जीत जाती है, जिस भारत का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि एक भारी मात्रा में जो भारतीय सिपाही हैं वो भी ब्रिटिशर्स की तरफ से यानी अलाइड पावर की तरफ से लड़ते हैं। इसके बदले ब्रिटिशर्स कहते हैं कि आपको हम सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, ऑटोनॉमी देंगे, मतलब स्वायत्ता देंगे, और रिफॉर्म्स ला के देंगे। और उसके बदले में ये कहा गया था कि अगर आप हमारे तरफ वफादार रहते हैं ना, अगर आप हमारे वफादार हैं, तो जाहिर सी बात है आपको रिवार्ड तो कुछ ना कुछ दिया जाएगा। लेकिन ब्रिटिशर्स इतने शरीफ तो है नहीं, तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है वो क्या कर देते हैं, एक तरीके से रेप्रेशन शुरू कर देते हैं, चीज़ों को दबाना शुरू कर देते हैं कि ज़्यादा भारतीय कोई आंदोलन ना करने लगे। तो हालांकि एक
रिफॉर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेगू चेसफॉर्म रिफॉर्म, है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है, दोनों एक ही चीज है। रिफॉर्म के नाम पे जो आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, जो आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया आपका, पंजाब हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लेजिस्लेचर्स होते हैं ना, यहाँ पे जो भी लेजिस्लेचर्स होते हैं मतलब विधानसभा आप समझ लीजिए, वहाँ पे सीट्स को यानी नंबर ऑफ इंडियंस को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और बाकी सारे रिप्रेजेंटेटिव मेजर करते हैं, जैसे प्रोविंशियल लेवल पे आप देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा डायरकी, ठीक है। हायरार्की क्या होता है इसको हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले क्लास में अच्छे से समझा है, और आने वाले समय में जब एक्ट ऑफ 1909 एक्ट ऑफ 1919 जब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो इसको बढ़िया से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस आप इतना समझिए कि मॉन्टेगू चेसफॉर्म रिफॉर्म एक तरीके का झुंझुना होता है जो ब्रिटिशर्स इंडियन को दे देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी तक मॉडरेट्स को जो चीजें दे रहे थे बात बन जा रही थी, यहाँ पे भी थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देते हैं तो बात बन जाएगा, लेकिन ऐसा था नहीं। इसके जस्ट बाद आप देखिएगा क्या हो जाता है, रॉलेट एक्ट 13 अप्रैल सन 1919, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। और फिर सॉरी रॉलेट एक्ट की बात नहीं, जलियांवाला मैसेकर हो जाता है। रॉलेट एक्ट आपको पता होगा, इसको हम लोग ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना, सिडनी रॉलेट के द्वारा जो इंट्रोड्यूस कराया जाता है। बेसिकली आपको पता होगा जब हम ब्रिटिशर्स के बारे में बात करते हैं तो एक पॉलिसी का यूज करते थे, उस पॉलिसी को हम कहते थे कैरेट एंड द स्टिक। का मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ अच्छा चीज देंगे मगर फिर छड़ी से मारेंगे भी, जैसे खरगोश है उसको गाजर खिला दिया और फिर छड़ी से पीटने लगे। तो कैरेट के नाम पे आपको मॉन्टेगू चेसफॉर्म रिफॉर्म्स दे दिया गया और स्टिक के नाम पे आपको दे दिया गया रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट इसलिए दिया गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स अभी जो है 1918 में उभरे थे वर्ल्ड वार की त्रासदी से, और वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में कोई नया मूवमेंट खड़ा हो जाए। तो सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर आपको 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था, ना कोई ट्रायल होगा, ना आपको वकील मिलेगा, ना वकील, ना अपील, ना दलील, सीधे आपको जेल हो जाएगा। ये था रॉलेट एक्ट जिसको विरोध भी किया जाता है। और इसी के विरोध में आप देखिएगा जलियांवाला बाग में, क्योंकि सैफुद्दीन किचलू इनको पकड़ लिया जाता है, तो कुछ लोग खड़े होते हैं, पीसफुल एक तरीके से मेला चल रहा होता है, उसमें गोली चल जाती है, और इसके कारण जो है भारतीयों के बीच में ब्रिटिशर्स को लेकर के जो डिसकंटेंट है ना, वो बढ़ता चला जाता है। इसी समय जब 1918 में सेंट्रल पावर्स की हार हो जाती है तो यहाँ पे एक मैसिव इशू खड़ा हो जाता है मुस्लिम्स के बीच में, क्योंकि होता यह है कि जो ऑटोमन तुर्क हैं, जो ऑटोमन तुर्क है मतलब जो उस समय ऑटोमन साम्राज्य है, उसके जो राजा है उसको हम खलीफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खलीफा, ठीक है। और ये जो खलीफा है सिर्फ राजा नहीं है, ये रिलीजियस हेड भी है मुस्लिम के वर्ल्ड वाइड, है ना। तो मतलब जितने भी मुस्लिम्स हैं ये इनको एक तरीके से अपना धार्मिक गुरु मानते हैं। ये ऑटोमन जो अंपायर है उसके राजा है, बट उसके साथ साथ इनके पास 2 पोजीशन है, एक तो पॉलिटिकल पोजीशन है, दूसरा एक रिलीजियस पोजीशन है। पॉलिटिकल पोजीशन ऑटोमन साम्राज्य के राजा हो गए, रिलीजियस पोजीशन दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम हैं ये इनको अपना रिलीजियस गुरु मान रहे हैं। जैसे ही आपका ऑटोमन तुर्क्स की हार होती है, खलीफा को हटा दिया जाता है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब खलीफा को हटाया जाएगा तो स्पिरिचुअल जो अथॉरिटी है वो चली जाएगी आपकी, ठीक होता है। उसके बाद आप देखिए टर्की लड़ता है वर्ल्ड वॉर 1 में, हार जाता है, उस पर लगाया जाता है ट्रीटी ऑफ सेवरस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेवरस लगाया जाता है, और उस पर बहुत ही ज्यादा हार्श टर्म लगाया जाता है। मतलब सबसे पहले जो ओटोमन अंपायर है उसको तोड़ दिया जाता है। ओटोमन अंपायर उस समय बहुत सारी चीजें, उसमें फलस्तीन भी आ रहा था, उसमें अरेबिया भी आ रहा था, आसपास के बहुत सारे कंट्रीज आ रहे थे, लेकिन टर्की को जो है वो आइसोलेट कर दिया जाता है यहाँ पे, और बाकी जो अरेबिया वगैरह रीजन है इससे अलग। इनफैक्ट आपको पता है अरेबिया में ही मक्का मदीना है, तो मक्का मदीना पे ऑटोमन टर्क्स का कंट्रोल हुआ करता था, वो भी उनसे छीन लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड है उनके लिए एक तरीके से ये क्या कह सकते हैं, उनकी मतलब जो भी आस्था है, आस्था का सवाल हो जाएगा, और आस्था का सवाल होना आप समझ सकते हैं कितना लीथल हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है खलीफा का जो अथॉरिटी है घटा दिया गया, मक्का मदीना जेरूसलम सब उनसे ले लिया गया, है ना, और टर्की को तोड़ दिया गया, जो ऑटोमन अंपायर था उसको तोड़ दिया गया अरब टेरिटरीज में। के बाद इससे क्या होगा, इंडियन मुस्लिम्स का रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई ये इस्लाम का एक तरीके से इंसल्ट हो गया, इंसल्ट हो ही गया था, है ना। खलीफा को कहा जा रहा है कि आप वापस एक रिलीजियस एंटिटी बनाइए, और जो भी रिलीजियस प्लेसेस थे उनका कंट्रोल उनको आप वापस दीजिए, उनका कंट्रोल आपको क्या करना पड़ेगा, वो वापस देना पड़ेगा। खलीफा का पोजीशन को रिस्टोर करने की बात की जाती है, ठीक है। अब इसी के प्रोटेस्ट में आप देखिएगा एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी 1919 में, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण लीडर हैं, इनके नाम याद करना जरूरी है साथियों, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो लीडर है उनका नाम है
मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिनको हम मौलाना अली मोहम्मद या मौलाना मोहम्मद अली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जर्नलिस्ट होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, और कॉमरेड और हमदर्द है, ये दो किताबें हैं, के एडिटर भी होते हैं। ठीक है, इसके कॉमरेड और हमदर्द। इनको वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। और पैशनेट ओरेटर होते हैं, मतलब जैसे सभा करने वाले, सभा करके अलग अलग लोगों को अपनी बात बताने वाले पैशनेट ओरेटर भी हैं। के बाद आते हैं आपके मौलाना शौकत अली जौहर। ठीक है, ये मोहम्मद अली के भाई साहब हैं, ब्रदर ऑफ मोहम्मद अली। इनको भी वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे जेल में डाल दिया जाता है, ये भी फेयरली स्पीकर हैं। और ये मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनके बारे में आपने बचपन से पढ़ा होगा, इन्हीं को हम कहते हैं द फेमस अली ब्रदर्स। ठीक है, तो हो सके एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म पूछ दिया जाए कि अली ब्रदर्स, अली बंधुओं के नाम बताइए, तो आप कंफ्यूज कर जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, मोहम्मद अली और शौकत अली याद रखिएगा। फिर है आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, यंग इस्लामिक स्कॉलर हैं, और ये एडिटर हैं अल हिलाल के, ब्रिलियंट राइटर एंड ओरेटर हैं। और उसके बाद लेटर बिकेम द कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये लंबे समय तक 1940 से लेकर के आप देखिएगा, बीच में चूंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया जाता है, तो 1940 से लेकर के 43-44 तक के कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है लंबे समय तक ये बने रहते हैं। उसके बाद डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, फिजिशियन है, प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग 1920 में, मॉडरेट लीडर हैं। हकीम अजमल खान फिजिशियन होते हैं, यूनानी मेडिसिन के, सोशल रिफॉर्मर हैं, और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में भी बात करते हैं। और सबसे लास्ट में आपके आते हैं मौलाना हजरत मुहानी, पोएट है, फ्रीडम फाइटर है, बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखा, और इन्होंने ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज को लेकर के अलग अलग जगह बातें उठाई थी। अब आते हैं हम इस मोमेंट में गांधी जी की एंट्री को लेकर के। आपको पता है कि गांधी जी कब आए थे भारत, साउथ अफ्रीका से? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, और इसी दिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं हर साल? तो प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके बाद ये 3 जगह अपना सत्याग्रह, हंगर स्ट्राइक, ये अलग अलग काम करते हैं। तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गांधी जी ने इंडिया में आके केक खाया। ठीक है, केक का मतलब हो गया चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ठीक है, तो 1917 में वो चंपारण जाएंगे। ठीक है, 1918 में ही वो पहले अहमदाबाद और फिर खेड़ा। ठीक है, अहमदाबाद में जाके हंगर स्ट्राइक करते हैं, चंपारण और खेड़ा में उनका सत्याग्रह का जो काम है वो चलता है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर आपको चंपारण के बारे में पता है, तो इंडिगो जो किसान होते हैं, तिनकठिया सिस्टम, उनको लेकर के पूरा का पूरा आंदोलन चलता है। अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स होते हैं अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, और वहीं खेड़ा में जो किसान होते हैं उनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है पैमाइन आने के बावजूद भी, तो इसी के लिए गांधी जी लड़ते हैं। बट अभी भी आप देखिए तो गांधी जी का ये क्या है, एक तरीके से रीजनल मूवमेंट है, किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर के एक पर्टिकुलर जगह पे वो आंदोलन कर रहे हैं जिसमें वो सक्सेसफुल है। उनका नाम हो चुका है पूरे भारत में, उनको पूरे भारत के लोग पहचानते हैं। जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब से ही उनके बारे में बातचीत होना शुरू हो गया था। जब वो भारत आए भी थे 9 जनवरी को, है ना, 1915 में, तो बॉम्बे में उनका भव्य स्वागत भी हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले से वो मिले थे। बट अभी भी उन्होंने एक पैन इंडिया लेवल का कोई मूवमेंट लॉन्च नहीं किया है जहां पे एक कॉमन इशू हो और पूरे भारतीय वहां पे साथ में आकर के उस मूवमेंट को सपोर्ट करे। ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है, अब होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं गांधी जी की एंट्री के बारे में। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को पहले क्यों सपोर्ट किया? तो देखिए, उन्होंने समझा कि अगर हमको स्वराज चाहिए यानी इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उसके लिए हिंदू मुस्लिम एकता बहुत जरूरी है। हिंदू स्वराज में गांधी जी ने ये बातें बहुत बार कही हैं। खिलाफत प्रोवाइडेड अ कॉमन इशू, खिलाफत जो है वो कॉमन इशू दे रहा है। मुस्लिम जो है वो ऑलरेडी खफा है, नाराज है, किससे? ब्रिटिशर्स से। और अगर उनको हिंदुओं ने सपोर्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है कॉमन इशू हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स इन फ्रीडम स्ट्रगल। आपको याद होगा साथियों कि 1909 के बाद एक आया था रिफॉर्म। 1909 में एक्चुअली रिफॉर्म आया था, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कहते हैं। ठीक है, 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, सर सैयद अहमद खान हो गए, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका हो गए, इनके मदद से, इनके एफर्ट से जो है हमको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था। 1906 में जो है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा, जब हमने कांग्रेस के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा की थी कि मुस्लिम लीग के नेता ये कहते थे कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं की पार्टी है। ठीक है, मुस्लिम से अपील करते थे कि आप इस पार्टी में ना जुड़े। तो गांधी जी ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों को साथ में लाने के लिए कहा कि यार ऐसा करते हैं ना
कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है, मतलब ये जो हमारा बेसिकली लड़ाई चल रहा है किस चीज को लेकर के, फ्रीडम को लेकर के, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को साथ में लाना पड़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, मुस्लिम्स ऑलरेडी जो है ब्रिटिश के खिलाफ है, हिंदुओं को मिला देते हैं तो फ्रीडम स्ट्रगल हमारा बढ़िया हो जाएगा, मोरल शो मिल जाएगा कि हमको अपने मुस्लिम भाई के लिए जस्टिस दिलाना है। ठीक है, उसके बाद क्या बात है, तो गांधी जी का कंडीशन होता है कि मूवमेंट मस्ट बी नॉन वायलेंट। ये अभी एकदम गांधी जी कट्टर समर्थक ऑफ अहिंसा है ना, एकदम ग्रीन फ्लैग है वो। ठीक है, उसके बाद ब्रॉड बेस्ड मास पार्टिसिपेशन, मतलब ज्यादातर लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हर वर्ग, हर तबके, हर क्लास के लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और तभी जाकर के हमको ये लार्जर फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जो बात कर रहे हैं वो हमको मिल पाएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो फॉर्मल लॉन्च जो है, देखिए हर साल दिसंबर के महीने में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस बन रही है, फिर हर साल देश के अलग अलग जगहों पे कांग्रेस का सेशन होता है। यहाँ पे एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा सितंबर में, ठीक है, जिसको कलकत्ता स्पेशल सेशन कहते हैं, और बाद में नागपुर में जो दिसंबर में सेशन होता है वहां पे कंफर्म कर दिया जाता है कि अब 3 चीजों के खिलाफ, पहला रॉलेट एक्ट हो गया जिसके खिलाफ ऑलरेडी सत्याग्रह चल रहा था, फिर आपका जलियांवाला बाग हो गया, वर्ल्ड वॉर में जिस तरीके से भारतीयों के साथ धोखा हुआ है, और साथ ही साथ खिलाफत, इन तमाम इश्यूज को क्या किया जाएगा, क्लब किया जाएगा, और नेशन वाइड हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि पंजाब में जो गलती हुआ उसके लिए लड़ना है, खिलाफत में जो गलती हुआ उसके लिए लड़ना है, और हमको स्वराज, सेल्फ रूल, ध्यान रखिएगा हम पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस वो अलग चीज है, जब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे तब पूर्ण स्वराज के बारे में बात करेंगे। जब भी हम स्वराज के बारे में बात करते हैं तो हम डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात करते हैं साथियों, कि हमारा इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो हमारे हाथ में रहेगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अभी भी क्राउन कंट्रोल करने वाली है। ठीक है, उसके बाद कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कांग्रेस चेंज द गोल फ्रॉम सेल्फ गवर्नमेंट टू स्वराज विद इन 1 ईयर। ठीक है, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है कि हम क्या करेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट लेंगे, 1 साल के अंदर खुद का सेल्फ गवर्नमेंट ले लेंगे। गांधी प्रॉमिस स्वराज बाई दिसंबर 1921। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं कि स्वराज जो है हमको 1921 तक मिल जाएगा, हाईली एम्बिशियस टारगेट होता है ये। उसके बाद 4 स्टेजेस रहते हैं किसके, नॉन कॉपरेशन के। पहला, सरेंडर ऑफ द टाइटल्स एंड ऑनर्स, जो भी आपको टाइटल मिला है, कैसरे हिंद मिला हो, नाइटहुड मिला हो, जो भी मिला हो लौटा दीजिए। तो ब्रिटिश टाइटल्स, मेडल्स, ऑनर्स सब लौटा दो, जैसे नाइटहुड लौटा दिया, राय बहादुर लौटा दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह लौटा भी देते हैं, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड लौटा देते हैं, मेनी लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, इनके पास जो भी टाइटल्स वगैरह होता है ये लौटाना शुरू कर देते हैं। गांधी जी अपना कैसरे हिंद का टाइटल जो है वो लौटा देते हैं। इंपैक्ट क्या होता है, सिंबॉलिक रिजेक्शन ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी, तो जो ब्रिटिश अथॉरिटी है उन्होंने जो भी हमको टाइटल दिया है हम उसको उनके ही हवाले कर दें, एक तरीके का मोरल स्टेटमेंट है। फिर स्टेज 2, स्टेज 1 में क्या किया हमने, टाइटल को एबॉलिश कर दिया। ठीक है, स्टेज 2 में क्या करेंगे, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वहां पे अगर आप काम कर रहे हैं जाना बंद कर दीजिए। गवर्नमेंट स्कूल, कितनी अच्छी बात है, गवर्नमेंट स्कूल जो भी है, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, वहां मत जाइए। लॉयर्स को कहा जाता है कोर्ट में जाना बंद कर दीजिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो मैंने आपको पहले बताया था उसमें पार्टिसिपेट मत कीजिए। जो भी सरकारी जॉब है आपके पास, क्लर्क हैं, जो भी हैं, बंद कर दीजिए। और फॉरेन गुड्स, जिस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट में इसका बहिष्कार हो रहा था, यही बहिष्कार आपको आगे भी करते रहना है। उसके बाद क्या होता है, अब जाहिर सी बात है बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो उनको कहीं तो भेजना पड़ेगा, नहीं तो उत्पात करने लगेंगे। तो उस लिहाज से बहुत सारे नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाए जाते हैं, और ये जो है एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में बनाया गया, काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाने में इसका मदद करते हैं। गुजरात विद्यापीठ है, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ है, नेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट जिसको पंचायत वगैरह कहते हैं, और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्योंकि कोर्ट आप नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भी सुलह करना है आपको, जो भी मामला है का सुलह तो करना होगा, तो उसके लिए डिस्प्यूट्स बनाए गए। यहाँ पे एक चीज स्लाइड में छूट गया है कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था तो वहीं पे एक फंड बनाने की बात की गई थी जिसको हम कहते हैं तिलक स्वराज फंड। ठीक है, तिलक स्वराज फंड, जिसमें कहा गया था कि हम लगभग 1 करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठा करेंगे, बट होता कितना है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो ये तिलक स्वराज फंड की बात है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये तिलक स्वराज फंड कब बना था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इम्पैक्ट क्या हुआ, स्टूडेंट मना कर दिए कि भाई हम नहीं जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स में। लॉयर्स जैसे CR दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, असफ अली हैं, ये सब लोग जितने भी लॉयर्स हैं ये प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों की सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है, 25,000 रुपए प्रति महीना, फिर भी वो छोड़ देते हैं, है ना। रिफ्यूजल ऑफ पे टैक्सेस, टैक्स देने के लिए मना कर देते हैं। इनिशियली मॉडरेट, मास सिविल डिसोबीडियंस, है ना। पर कहा जाता है कि अगर आप क्या कीजिए, अभी थोड़ा थोड़ा टैक्स देना बंद कर दीजिए, फिर हम एक मास सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करेंगे इसी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, लैंड रिव्यू ने देना बंद कर देंगे। गांधी जी कह रहे थे कि भाई सुनो, ऐसा है
एकदम नॉन वायलेंट रहना है, कभी भी हिंसा नहीं करनी है ना। और यही कहा जा रहा था कि ये जो कंप्लीट नॉन वायलेंट वाली बात है ये कुछ स्टेज में ही रह पाया, कुछ स्टेट्स में। क्यों भाई? आप सोचिए यार, गांधी जी ठीक है, महात्मा आदमी है, उनको कोई मारेगा तो वो पलट के जवाब नहीं देंगे। मेरे आपके साथ ये चीजें है क्या? बड़ा मुश्किल है इस चीज को कंट्रोल कर पाना, अपने एंगर को कंट्रोल कर पाना, खासकर तब जब आप गलत नहीं है। आप गलत है तब तो आप कंट्रोल कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप गलत नहीं है तब तो कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? मास सिविल डिसोबीडियंस होता है कब? इफ गवर्नमेंट यूज फोर्स, कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन, पैरालाइज एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ये तमाम चीजें करना है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत होता है कि मूवमेंट अपने फुली, कहते हैं ना कि फुल फ्लेज स्टेज तक पहुंचने से पहले ही टूट जाता है। ठीक है, फुल फ्लेज स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाता है, उससे पहले ही टूट जाता है, क्योंकि गांधी जी जो डिमांड कर रहे थे लोगों से, दैट वाज आई थिंक इम्प्रैक्टिकल, है ना। हर इंसान से यह कहना कि आप बिना कुछ मतलब दर्द सहते हुए आपको आवाज नहीं उठानी है, आई थिंक सबके बस की ये बात नहीं थी, है ना। इसके लिए आपको एक, कहते हैं ना, एक्सट्रीम पेनिनेंस वाला जो हम जैनिज्म में पढ़ रहे थे, कि खुद को इतना ज्यादा आपको कड़े सिचुएशन में जा करके फिर भी अहिंसा, मतलब अहिंसा को पथ पे आगे बढ़ना है, बहुत मुश्किल है। आप सोचिए अभी के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कि अगर आपसे अभी कोई कहेगा, जैसे इंदौर में बच्चों की जान चली गई, बूढ़ों की जान चली गई, 10 से ज्यादा लोग मर गए, अब उस केस में आपको क्या लगता है? जो बच्चा की जान, जो बच्चे का जान गया होगा, या जो बूढ़े इंसान का जान गया होगा, उनके परिवार वालों का पहला रिएक्शन क्या होगा? आप बताइए। क्या वो जाके सरकार के सामने से हाथ जोड़ के खड़े होंगे कि यार आपने ऐसा क्यों किया? हालांकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट क्या अंदर से ये फीलिंग आएगी? बिल्कुल नहीं आएगा। गांधी जी कह रहे हैं कि जो एक कलेक्टिव फोर्स है, जो आप पे लगातार टॉर्चर किए जा रहा है, उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ। तो यही जो आप प्रैक्टिकल डिफरेंस देखिएगा गांधी जी और अरविंदो घोष में। गांधी जी एकदम हाईली फेवर है नॉन कॉपरेशन को, ठीक है, उसके बाद आपके हिंसा को लेकर के। अरविंदो घोष भी है कि हमको कॉपरेशन नहीं करना है, हमको स्वराज की तरफ आगे बढ़ना है, स्वदेशी के बारे में बात करना है, लेकिन वो अहिंसा को लेकर के इतने ज्यादा, मतलब वो नहीं है, रिजिड नहीं है जितने गांधी जी हैं। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट जो है वो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। कैसे देखेंगे, बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसका पार्टिसिपेशन यहाँ पे किया किसने। तो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, स्कूल कॉलेजेस छोड़ देते हैं, 1000 क्विट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो नेशनल स्कूल्स है वो सब छोड़ देते हैं, पिकेटिंग मतलब कपड़ा जलाना, शराब के दुकानों को आगे आगजनी करना, ये तमाम चीजें करते रहते हैं। लॉयर्स, टॉप लॉयर्स गिव देयर लुक्रेटिव प्रैक्टिसेस। सीआर दास, जिनको 25,000 रुपए मिल रहे थे महीने का, अभी आप समझ लीजिए कि कम से कम 25 लाख रुपए होगा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू अपना ऑफिस बंद कर देते हैं। वुमेन, वुमेन घर से निकलती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, मगर ये अभी भी एक तरीके से देखिए, गांधी जी का जितना मूवमेंट है ना, वहां पे जो वुमेन है, दे आर नॉट द लीडर्स, मोस्टली दे आर फॉलोअर्स। गांधी जी महिलाओं को देखते हैं, आदर्श महिलाओं को, कि आदर्श महिलाएं वैसी होनी चाहिए जो पुरुषों को, ये जो सत्याग्रह है उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, चोट लग गया तो उनका मरहम पट्टी कर दिया, घर पे हैं तो खाना बना करके दे दिया। खुद आपको सत्याग्रह पे उठ के नहीं चले जाना है लड़ाई करने के, लाठी खाने के। यू हैव टू बी द बैकबोन ऑफ द मूवमेंट, है ना, आपको बैकबोन बना रहना है। अब मॉडर्न पैट्रियार्कियल सोच के हिसाब से कहिएगा तो इट वाज अ पैट्रियार्कियल थॉट, बट उस टाइम पे देखिए, आप अभी के सिनेरियो को लेकर के 1900 या 1910 या 1915 में जो इंसान जी रहा है, उसके थॉट को तो आप जज नहीं कर सकते, बिकॉज उस टाइम पे इतना भी कह देना कि आप मूवमेंट में आ सकते हैं, ये भी बहुत रेवोल्यूशनरी चीज रहा होगा, क्योंकि जिस समय के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं, सोसाइटी वाज वेरी रिग्रेसिव अबाउट द वुमेन, इवन नाउ टू। ठीक है, उसके बाद पिकेटिंग ऑफ लेबर, मतलब जो शराब वगैरह है उसको जला देना, क्या आसपास आगजनी करना। कस्तूरबा गांधी जो है वो वुमेन्स ग्रुप के को लीड करती हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, जितनी भी महिलाएं होती हैं सब बाहर आते हैं। ट्राइबल्स, लूरी सीताराम राजू जो है वो गुडे हिल्स में बेसिकली रिबेल करते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, फॉरेस्ट लॉस को लेकर के। बहुत सारे प्लांटेशन वर्कर्स, जैसे असम में जो लोग प्लांटेशन वर्कर्स थे, प्लांटेशन क्रॉप किसको कहते हैं? जो कैश क्रॉप होता है ना आपका, जैसे कैश्यू हो गया, जैसे टी हो गया, जिसको आप तुरंत बेचते हैं, जिसको लगाने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक तरीका चाहिए होता है ना, जिसको ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो वहां से वो चले जाते हैं अपने गाँव में, कहाँ पे? चारलॉन्ग इंसिडेंट जिसको कहते हैं। उसके बाद आपके मुस्लिम्स देख लीजिए, मैसिव पार्टिसिपेशन होगा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पीक पे होगा, ज्वाइंट प्रोटेस्ट होता है, मीटिंग होता है, अर्बन पुअर वर्कर्स, हर जगह पे लगभग समाज का हर वर्ग इनिशियली इसके सपोर्ट में, यानी नॉन कॉपरेशन और खलीफा के सपोर्ट में तो आ ही जाता है। उसके बाद कुछ रीजनल मूवमेंट्स भी होते हैं, जैसे बंगाल में सीआर दास और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सीआर दास को हम लोग देश बंधु कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस यंग एक्टिविस्ट रहते हैं, है ना। वहां पे वही जो फॉरेन कपड़े हैं उनको जलाया जाएगा, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, वुमेन का इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके बाद आप देखिए तो यूनाइटेड प्रोविंस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे बाबा रामचंद्र जो है वो किसानों को लेकर के एक अपना मूवमेंट शुरू करते हैं, एका मूवमेंट शुरू होता है। पीजेंट्स अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं बहुत ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं, उसको लेकर के लैंड डिडक्शन के बारे में बात किया जाता है। जो फोर्स
आपसे लेबर कराया जा रहा है उसको कम कराने की बात की जाती है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। उसके बाद पंजाब में चले जाइए तो वहाँ पे तो अभी भी आप देखिएगा तो जो जलियांवाला बाग हुआ था उसके ट्रॉमा से लोग रिकवर कर रहे हैं। लाला लाजपत राय एक इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं यहाँ पे। उसके बाद मद्रास में जाइए तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट चलता है। कुछ लोग कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी बनी हुई है कि वो अपर कास्ट ब्राह्मण की पार्टी है, बट फिर भी ऐसा होता है। ठीक है, जनरल पार्टिसिपेशन होता है। सी राजगोपालाचारी, एस सत्यमूर्ति, ये प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। अब ये लीडर्स के नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कौन सा लीडर कहाँ जुड़ा हुआ था। और इसके बाद क्योंकि हमारी हिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो जाएगी, हमने आपको बताया था हम उसी लेवल का भी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इंडेप्थ में बहुत सारी चीजें हम छोड़ रहे हैं अभी यहाँ। ठीक है, जैसे हमने एक्ट ऑफ 1919 नहीं पढ़ा, एक्ट ऑफ 1909 नहीं पढ़ा, अराइवल ऑफ गांधी नहीं पढ़ा, खेदा नहीं पढ़ा, चंपारण नहीं पढ़ा, सत्याग्रह नहीं पढ़ा, क्योंकि वहां से सवाल भी जो है उतने नहीं पूछे जाते। और मैंने आपको ये भी कहा था कि लेक्चर्स की संख्या हम फिलहाल नहीं रखेंगे जहां पे आपका क्विक रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये लीडर्स के नाम आपके एग्जामिनेशन में सीधे पूछ लिए जाते हैं कि मद्रास से कौन से लीडर लड़ रहे थे। ठीक है, बंगाल से कौन लीडर एक्टिव थे, यूनाइटेड प्रोविंस से कौन सा एक्टिव थे, बॉम्बे से देखिए कौन है तो वल्लभ भाई पटेल हैं। पहले मोहम्मद अली जिन्ना, ही ज्वाइंट कांग्रेस, बट बाद में जब उनको लगने लगा कि भाई खुद का एक प्रोविंस हो सकता है तो क्या दिक्कत है, तो कमर्शियल कैपिटल है, टेक्सटाइल वर्कर्स यहाँ पे स्ट्राइक कर देते हैं। ये तमाम चीजें होती हैं। आंध्र प्रदेश में चले जाइए तो यहीं पर रंपा रिवेलियन होगा जो अलूरी सीताराम राजू के द्वारा एक तरीके से लीड किया जाता है। फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ गुरिल्ला वारफेयर लगाते हैं। गांधी जी का नॉन कॉपरेशन भी, सॉरी नॉन वायलेंस भी यूज होता है, बट ट्राइबल मिलिटेंसी का भी यूज किया जाता है। असम में जैसा कि मैंने आपको बताया जो टी गार्डन्स है जहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स रहते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं कि भाई अब आपसे बंधुआ मजदूरी तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सब कुछ बढ़िया चलते चलते अचानक से होता है चौरी चौरा इंसिडेंट 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, जिसको गांधी जी ने हिमालयन ब्लंडर भी कहा है। क्या कहा है, हिमालयन ब्लंडर। ठीक है, हिमालयन ब्लंडर भी कहा है। अब इसको, इस केस को थोड़ा समझते हैं चौरी चौरा को कि एक्चुअली में हुआ क्या था। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए कुछ वॉलेंटियर्स जो है ना वो अपना प्रोसेशन यानी क्या कहते हैं जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस चाहती है कि उनको रोका जाए और कुछ लोगों को 4 फरवरी को पकड़ के जेल में डाल देती है। जब जेल में डालती है तो नेक्स्ट डे 5 फरवरी को ज्यादातर लोग इकट्ठा होते हैं पुलिस स्टेशन के बाहर और प्रोटेस्ट करना, नारा लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसको हटाने के लिए पुलिस क्या करती है, ओपन फायरिंग कर देती है। कुछ लोग वहां पे जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद जो क्राउड है वो आपे से बाहर हो जाती है, पुलिस को ढूंढती है, ढूंढते ढूंढते भगाते भगाते पुलिस स्टेशन ले जाती है। सारे पुलिस कर्मियों को वहां पे बंद करती है और पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर देती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे जाते हैं। अब इसको लेकर के गांधी जी एकदम शॉक में चले जाते हैं। डिवाइन वार्निंग कहते हैं इसको। फेल्ट द मोमेंट टर्न वायलेंट, उनको लगता है कि मोमेंट तो वायलेंट हो गया, मोमेंट की जो सैंक्टिटी है ना, जो पवित्रता है वो अब खत्म हो चुकी है ना। उनका जो फेथ होता है नॉन वायलेंस को लेकर के एक कर जाता है और कहते हैं कि भाई ये हमारी गलती है, मेरी गलती है, क्योंकि भारत के लोग अब नॉन वायलेंस को लेकर के ट्रेंड नहीं हुए हैं। जब तक इनकी ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक हम ये मूवमेंट कर नहीं सकते। उसके बाद क्या होता है, तुरंत गांधी जी बिना किसी से पूछे, बिना किसी से, है ना, कोई भी सलाह मशवरा लिए हुए क्या कर देते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं विदाउट कंसल्टिंग किसी भी कांग्रेस के लीडर, जो टॉप मोस्ट लीडर उनसे डिसीजन लिए हुए, उनका खुद का डिसीजन होता है। और इसका जस्टिफिकेशन देते हैं कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर मास सिविल डिसोबीडियंस, की भारत अभी मास सिविल डिसोबीडियंस के लिए रेडी नहीं है। पीपल को और ट्रेनिंग चाहिए, किस चीज के लिए, नॉन वायलेंस के लिए। मूवमेंट मस्ट बी स्टॉप बिफोर मोर वायलेंस, तो मूवमेंट है इसको स्टॉप करो, रोको कि और वायलेंट ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब गांधी जी ने तो ऐसा डिसीजन ले लिया, सी राजगोपालाचारी और कुछ मॉडरेट लीडर्स इसका सपोर्ट करते हैं, मगर ज्यादातर जो लीडर्स हैं सपोर्ट नहीं करते। सर मोतीलाल नेहरू एकदम डिसअपॉइंटेड है, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा मिस्टेक है, फ्रस्ट्रेटेड है, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि भाई नेशनल डिजास्टर हो गया, ये सी आर दास हो गए, ये सारे लोग डिसएग्री करते हैं, कोई जो है खुश नहीं है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया गांधी जी के द्वारा, इसको कंट्रोवर्शियल इतना क्यों कहा जाता है, क्योंकि मूवमेंट अपने पीक पे पहुंच चुकी, गवर्नमेंट डिफेंसिव मोड में आ चुकी थी, मास मोबिलाइजेशन, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका था, और सडन विड्रॉल जो है वो आने वाले समय में, अगर मान के चलिए आप कोई मूवमेंट चालू करते हैं, वो अपने फुल फ्लेज पे पहुंच चुका है, लोग एक तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं, सरकार अपने घुटनों पे आ ही रही थी कि मूवमेंट वापस हो गया। तो आने वाले समय में अगर आप कोई मूवमेंट कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका सपोर्ट लोग उतना नहीं करेंगे, क्योंकि एक जो होता है ना ट्रस्ट हिल जाता है, और एक बार जब ट्रस्ट हिल जाता है तो दोबारा उसको मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है 10 मार्च 1922 को, है ना। सेडिशन यानी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है उनके राइटिंग्स के लिए, जो अपनी पत्रिका यंग इंडिया में वो लिखते हैं।
और यहीं पे जो उनके जज हैं जिनका नाम है सीएम ब्रूमफील्ड, उनके सामने फेमस कोर्ट स्टेटमेंट होता है। गांधी जी कहते हैं कि अपने देश से प्यार करना अगर देशद्रोह है तो लगा दीजिए हम पे मुकदमा, ऐसे करके बहुत खतरनाक स्टेटमेंट देते हैं, पूरा पेपर वगैरह में छपता है। खुद के एक्शंस को डिफेंड नहीं करते हैं वो वहां पे, कि मतलब डिफेंड करने का मतलब ये नहीं कि सीधे बोली हाँ मैंने कुछ गलत, मुझे माफ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार मैंने ऐसा किया है, और उसके पीछे रीजन देते हैं, लॉजिक देते हैं। ब्रिटिशर्स कुछ कर नहीं पाते हैं, हालांकि उनको क्या किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, 6 साल के लिए जेल में डाला जाता है यरवड़ा जेल में, लेकिन 2 साल में हेल्थ रीजन की वजह से और मोरल कलेक्टर अच्छा है इस वजह से उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पे तो हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो यहां पे समाप्त हो गया। अब खलीफा का क्या हुआ ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए जब हम बात कर रहे थे 1918 को लेकर के, 1918 को लेकर के, 1918 में क्या हुआ था साथियों, 1918 में जो टर्क्स हैं उनके पावर को ले लिया गया था, है ना, और ट्रीटी ऑफ सेवर्स, जो सेवरेंस कहते हैं, जो उन पे लगा दिया गया था। बट उसके बाद क्या होता है एक बारी, कि जो अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं 1919 से लेकर के 1923 तक, 1919 से लेकर के 1923 तक टर्की में भी खुद का इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलता है। ठीक है, और वहां पे जो लीडर बन के आते हैं जिनका नाम होता है कमाल पाशा, वो क्या कहते हैं, मुस्तफा कमाल पाशा, वो कहते हैं कि हम जब पावर में आ रहे हैं तो ये जो खलीफा वाला सिस्टम है इसको बंद करो, हमको अब एक सेकुलर कंट्री बनना है, कोई इस्लामिस्ट कंट्री नहीं बनना है। ठीक है, तो हम ये टर्की वाला पोजीशन, ये खलीफा वाला पोजीशन ही खत्म कर देते हैं, टर्की को एक सेकुलर कंट्री बनना है, रिलीजन और स्टेट को आप मर्ज नहीं करेंगे। तो जब खलीफा का पोजीशन ही खत्म हो गया तो आप लड़िएगा किस चीज के, ये जो पूरा का पूरा इशू है वो रिलेवेंट हो गया। आप किसी चीज के लिए लड़ रहे हो, सामने वाला आदमी बोल दिया हम तो उसको पहचानते ही नहीं है, या वो चीज ही नहीं है, वो चीज ही गायब हो गई, है ना, तो वो इरेलेवेंट हो गया, इशू बिकम इरेलेवेंट, कोई खलीफा ही नहीं है रिस्टोर करने के लिए। टर्किश मुस्लिम्स खुद को बेसिकली क्या बोले, उन्होंने खुद ही मना कर दिया, है ना, आप कहीं जा रहे हैं पूजा करने के लिए और पता चला मंदिर बंद है, तो आप जाइएगा, जाके करिएगा क्या, यही चीज हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, आफ्टर द मोमेंट एंडेड टेंशन बढ़ जाएगा। एक आप देखिएगा मालाबार रीजन में हो जाता है मोफला रिवोल्ट। ठीक है, मोफला रिवोल्ट जहां पे मुस्लिम्स किसान होते हैं जो कि हिंदू लैंडलॉर्ड्स को लेकर के प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर वही ब्रिटिशर्स हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देंगे, चीजें जो है कॉमनल हो जाएंगी, हिंदू को अटैक किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, तमाम चीजें होंगी, यूनिटी जो है वो डैमेज हो जाएगा। कॉमनल दंगे 1923-24 में होते हैं, जो भी यूनिटी बना था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे खत्म। ट्रस्ट बिल्ड करने में सालों लग जाते हैं और टूटने में सेकंड्स भी नहीं लगते। यही होता है, फिर बहुत सारे लीडर्स को पकड़ लिया जाएगा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, मीटिंग्स, सबको जो है यहाँ पे बैन कर दिया। ठीक है, तो ये तो आपका पूरा का पूरा सिनेरियो था खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, जिसको हमने देख लिया। अब जाहिर सी बात है ये मूवमेंट हुआ होगा तो कुछ इसका अचीवमेंट भी रहा होगा, कुछ ड्रॉबैक भी रहा होगा, एक एक करके उसको भी देख लेते हैं। तो अचीवमेंट में सबसे पहला मास पार्टिसिपेशन, पहला ट्रूली नेशनल मास मूवमेंट जहां पे हर धर्म, हर तबके के लोग, हर कैटेगरी के लोग हर जगह से निकल के सामने, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जितने, समाज के जितने सेक्शन है वो इन्वॉल्व हो गए, मिलियंस पार्टिसिपेटेड, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ एजुकेटेड एलीट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी अपने पीक पे होती है, कॉमनल जो कॉमन स्ट्रगल होता है यहाँ पे देखा जाता है, यूनाइटेड लीडरशिप होता है, सेंट्रल लीडरशिप होता है, जैसा कि हम पहले देख रहे थे 1857 में नहीं था, और 1905 में लीडरशिप के कारण ही जो है आपका कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। फिर स्वराज जो है मास डिमांड बन जाता है, विलेज पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, नेशनल कॉन्शियस मतलब ये नेशनलिज्म की भावना है, क्यों हमें नेशनलिज्म चाहिए, क्यों हमें स्वराज चाहिए, ये पूरे देश तक पहुंचती है। कॉमन पीपल जो आम आदमी समझ जाते हैं ये जो उपनिवेश हमें बनाकर रखा है, इन लोगों ने कॉलोनी बना कर रखा है, इससे हमें क्या घाटा है और हमको एक्चुअली में क्या चाहिए। सबसे पहली बात कि हम इससे पहले जो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ये गोल्ड डिफाइन नहीं था कि हमको चाहिए क्या, बट अब ये चीज क्लियर है कि हमको स्वराज चाहिए और बाद में ये चीज पूर्ण स्वराज में बदल जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे कॉलेज बने, बहुत सारे स्कूल्स बने, जैसे काशी विद्यापीठ है, जैसे बिहार विद्यापीठ है, जैसे कि आपका जामिया मिलिया है ना। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने, जैसे जामिया मिलिया तो अभी भी चल रहा है। फिर वुमेन्स की एंट्री शुरू हो गई, मतलब पहली बार जो वुमेन है वो पब्लिक लाइफ से निकल करके अब प्रोटेस्ट में आ रही हैं, है ना, लार्ज नंबर में। एक तरीके से जेंडर बैरियर जो है वो टूटता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में जो फॉरेन क्लॉथ है का इम्पोर्ट घट जाएगा, बेसिकली खादी प्रमोट होता है, चरखा सिंबल बन जाता है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का। फिर ब्रिटिश प्रेस्टीज के बारे में बात कर लेते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन टूट जाता है पूरा, गवर्नमेंट मशीनरी खराब हो जाती है, और इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट तो होता है, अभी वर्ल्ड वॉर से उभरे थे और इंडिया में ये सब हो गया। और इस सारे कवरेजेस को यूएस की जो मीडिया है और जो इंटरनेशनल मीडिया है पूरा कवरेज देती है। जो कुछ नए लीडर्स निकल के आते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, ये नए जनरेशन के कुछ लीडर्स जो है वो निकल के आते हैं। फेलियर, स्वराज नहीं मिल पाता है, गांधी जी कहते हैं 1 साल में मिल जाएगा, नहीं मिलता, क्योंकि एम्बिशन बहुत ज्यादा, टारगेट था बहुत ही ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही
दूर का सोच लिया था उन्होंने, जिस टाइम पे वो खड़े थे उससे बहुत दूर का सोच लिया था और उसके लिए प्लानिंग नहीं थी। सडन विड्रॉल, चौरी चौरा जैसे ही हुआ, मोमेंटम खत्म हो गया, मोमेंटम खत्म हो गया, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, स्थिति जैसे की थी वैसे ही बन गई, कोई सुधार नहीं आया। नो गेन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, है ना। उसके बाद क्या हो गया, रिफॉर्म्स ऑलरेडी प्लान, नॉट कनेक्टेड टू द मूवमेंट। जो रिफॉर्म होने थे 1919 में हो चुके थे, उसके बाद देखिएगा कोई रिफॉर्म नहीं होगा, सीधे 1935 में जाकर के होगा। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिग, फिर कांग्रेस स्पिट, यहाँ पे स्वराज पार्टी और नो चेंजेस के बारे में बात होगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब खत्म होता है तो फिर बात छिड़ती है कि जो असेंबली इलेक्शंस होंगे प्रोविंसेस में, क्या उसमें हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या उसमें हमको जाना चाहिए। दो लीडर कौन कौन, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि जाना चाहिए, बाकी सारे लोग कहते हैं नहीं जाना चाहिए। तो यहीं पे स्वराज और नो चेंजर्स इनका उदय हो जाएगा। लेकिन जैसे सूरत स्प्लिट हुआ था कि मॉडरेट्स एकदम कांग्रेस इस एक्सट्रीमिस्ट से अलग हो गए थे, वैसा नहीं हुआ था। कहा गया था कि ठीक है, आप एक कांग्रेस का विंग ही बनकर के आप चुनाव लड़िए, पहले की तरह गलती नहीं रिपीट करें, ठीक है। कम्युनल हार्मनी टेम्पररी होता है, आफ्टर द मूवमेंट हिंदू मुस्लिम टेंशन थोड़ा बढ़ जाता है, ये तमाम चीजें हैं। लीडर्स लाइक जो सीआर दास है, मोतीलाल नेहरू है, अपना खुद का स्वराज पार्टी बना लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जाते हैं, कहते हैं कि हम ब्रिटिशर्स को अंदर से जाकर के चोट पहुंचाना चाहते हैं, काउंसिल्स में जा करके अपनी बातों को पहुंचाएंगे, उसको मीडिया कवर करेगी, वो लोगों तक पहुंचेगी, तो अपना जो एजेंडा है, अपना जो प्रोपेगेंडा है वो लोगों तक पहुंचाए, ठीक है। यही तमाम चीजें कहते हैं वो। सिर्फ ये कहते हैं कि अगर हम बॉयकॉट करते रह जाएंगे तो कुछ होगा नहीं, हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे हमारा जो बॉयकॉट है उसको विजिबिलिटी मिले, उसको लोग देखें, पढ़े और समझें। तो उसके लिए काउंसिल में जाना जरूरी है, क्योंकि वहां पे हमको प्रेस का अच्छा खासा कवरेज मिले, ठीक है। तो यहीं पे हो जाता है नो चेंजेस के बारे में। जैसे सी राजगोपालाचारी हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं और राजेंद्र प्रसाद हैं, वो कहते हैं कि पार्टिसिपेट नहीं करो, अभी काउंसिल को वर्कआउट करते रहो। जो भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, जैसे खादी स्पिनिंग हो गया, विलेज इंडस्ट्री हो गया, प्रोहिबिशन शराबबंदी वगैरह हो गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गया और अनटचेबिलिटी छुआछूत हो गया, इसको प्रमोट करने का, ठीक है। यही कहा जाता है कि काउंसिल जो है अभी अनडेमोक्रेटिक है, चुनाव तो हो नहीं रहा है, ज्यादातर लोगों को, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो है नहीं, अभी भी नॉमिनेशन पे लोग जा रहे हैं, है ना। अगर हम जाएंगे तो ये ब्रिटिश रूल को लेजिटिमाइज कर देगा, अभी हमको सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव बनाने पे ध्यान देना। तो यही होता है। फिर गया कांग्रेस सेशन होता है, स्वराजिस्ट अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस, फॉर्म सेपरेट पार्टी विद इन कांग्रेस। तो यही चीज है, 1923 में स्वराजिस्ट को बोल दिया जाता है कि आप ठीक है चुनाव लड़िए, एक सेपरेट पार्टी है कांग्रेस के अंदर, ये दोनों ग्रुप को साथ में रहना पड़ेगा, अलग अलग नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्वराजिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 1923 के चुनाव में अच्छा खासा सीट अलग अलग प्रोविंसेस में। ब्रिटिश के पॉलिसी जो भी आते हैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट यानी रोकने का पूरा कोशिश करते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। और यही जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, आने वाले समय में जो मूवमेंट होने वाली है उसका एक ब्लूप्रिंट, उसका एक टेम्पलेट डिजाइन कर देती है। मास मोबिलाइजेशन हो गया, बॉयकॉट हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, कंस्ट्रक्टिव वर्क हो गया, ये लगातार गांधी जी आगे करते रहेंगे। होप आपको समझ में, ठीक है। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हुआ था कि ब्रिटिश का जो डर है वो एक तरीके से लोगों के दिमाग से निकल गया था। उनको लगा था कि एक बार हम सब लोग इकट्ठा हो गए तो कोई भी पावर आ जाए उसको हम उससे लड़ सकते हैं, है ना। फिर खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था। नेशनल इंटीग्रेशन, सारे रीजन के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सारे कम्युनिटीज के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सारे क्लास के लोग, एक ट्रूली नेशनल कैरेक्टर। पहला 1857 भी नेशनल कैरेक्टर का मूवमेंट नहीं था, 1905 भी नहीं था, लेकिन ये जो हुआ था आपका 1920 में, ये इट वाज अ नेशनल मूवमेंट। क्योंकि आपने देखा, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो यूनाइटेड प्रोविंस हो, चाहे वो पंजाब हो, हर जगह से लीडर्स ने एक कॉमन कॉज के लिए पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हम कह लेते हैं गांधी जी को एज अ महात्मा का खिताब मिल गया, यहाँ पे लोग उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं और मोरल बैंकरप्सी ऑफ द ब्रिटिश जो है एक्सपोज हो जाती है। दिख जाता है कि किस तरीके से ये हमको रिप्रेस कर रहे हैं, का इंटरनेशनल ओपिनियन भी बनना शुरू, ठीक है। मोरल बैंकरप्सी वगैरह तमाम चीजें तो दिखी जाती है। अब अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। साथियों, हमने स्वदेशी पढ़ लिया, नॉन कॉपरेशन पढ़ लिया, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसी के साथ आपके मेजर जो भी मास मूवमेंट्स हुए थे आपके इंडिपेंडेंस से पहले, उसको हमने कवर कर लिया है। हमारी ये सीरीज आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।